हेलो वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है और कितने सेक्शंस हैं और कितने कितने नंबर का है। पेपर का अगर हम टाइटल देखें, पेपर का जो नाम है बायो ऑर्गेनिक्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। पेपर में आपके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है सेक्शन ए में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको बताना है आप क्या समझते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, उसको आइसोइलेक्ट्रिक एलिमेंट्स बोला जाता है। और उस पॉइंट पर जिस पर कोई भी अगर एलिमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल शो हो, अपने आप को बिल्कुल उदासीन दिखाए, तो वो आपका पॉइंट होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ना तो उस जो मॉलिक्यूल है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर होगा तो दोनों बैलेंस होंगे और उस टाइम पे आपका जो भी एलिमेंट है वो आइसोइलेक्ट्रिक होगा। उसके बाद डिफाइन एनोमर्स। ये जो आपका है एनोमर्स, इसको आपको डिफाइन करना है। जो ये एनोमर्स होता है ये आपका मोस्टली जो आपके शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सैकराइड्स होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक तरह का आपका आइसोमर्स हैं जिनमें जो कार्बन, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बतानी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं, देखो जो डीएनए होता है ना वो आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। अगर हम बेसिक यूनिट बात करें डीएनए की तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एक बेसिक यूनिट किसी डीएनए और आरएनए की तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोटाइड आपके 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, एक तो पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, डिफाइन स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो, यूनिट सेल की अगर हम बात करें, यूनिट सेल होता है जिससे पूरा एक कोई भी मॉलिक्यूल मिलके बना होता है। जैसे कोई भी आपकी कोई मकान है छोटी छोटी ब्रिक से मिलके बना है, अगर एक कोई बॉडी है तो वो भी बहुत सारी शेल से मिलके बनती है। ठीक है, तो यहीं पर जैसे किसी लैटिस की फॉर्मेशन होती है, किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, तो उसके बनाने में जो भी शेल इस्तेमाल होती है उसको यूनिट सेल कहा जाता है। और स्पेस लैटिस होता है उसका अरेंजमेंट, जो आपकी यूनिट सेल हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है लैटिस के अंदर, उसको स्पेस लैटिस कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर पॉलीएस्टर्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर। देखो, व्हाट इज़ पॉलीएस्टर, जब बहुत सारे आपके एस्टर्स मिलेंगे तो आपका बनता है पॉलीएस्टर। द रिपीटेड यूनिट ऑफ एस्टर ग्रुप या एस्टर मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड पॉलीएस्टर मॉलिक्यूल। आपको पॉलीएस्टर की क्या बतानी है, मोनोमर यूनिट्स बतानी है। देखो, जो एस्टर ग्रुप होता है C+O, ये आपका एस्टर ग्रुप है। इधर भी एल्काइल जुड़ा होगा और इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, एक पॉलीएस्टर बनाते हैं। उसके बाद ये था आपका सेक्शन ए। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन 3 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनाल्जेसिक एजेंट। देखो, एनाल्जेसिक एजेंट वो होते हैं जिनको आप पेन किलर एजेंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको जैसे कहीं पेन होता है या फिर इनको दर्दनाशक एजेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी पेन किलर्स दवाई होती हैं उनमें उन एजेंट्स को, उनमें कुछ पेन रिलीफ एजेंट्स मिलाए जाते हैं जिनको एनाल्जेसिक एजेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें बेसिकली इनको पेन किलर्स कहा जाता है जिनमें ये सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद गिव सम एग्जांपल्स। आपको पेन किलर एजेंट्स या फिर पेन किलर्स के कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। जैसे एस्प्रिन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेन किलर या एनाल्जेसिक
एजेंट्स, जैसे डिस्प्रिन आपने सुना होगा, डिस्प्रिन वही है एस्प्रिन वाला एजेंट, ठीक है। डिस्प्रिन में वही एस्प्रिन आपका जो सॉल्ट होता है वो मिक्स होता है, इसलिए उसका नाम डिस्प्रिन है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एस्प्रिन होता है एनाल्जेसिक एजेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी का, डिस्कस बर्ग इक्वेशन। आपको बर्ग इक्वेशन होती है उसको डिस्कस करना है। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आपको वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो बताना है, उसका मॉडल। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। डबल स्टैंडर्ड जो आपका डीएनए होता है वो कैसे मिलता है, उसके अंदर कौन से बॉन्ड मिलते हैं, कहाँ पर आपका फॉस्फेट बॉन्ड मिलता है, कहाँ पर आपका ग्लाइको, मतलब पूरा उसने लिंकेज बताया, पोजीशन कहाँ पर आपकी किस पोजीशन पे ये जुड़ा है। तो आपको डबल हेलिकल जो आपका डीएनए होता है उसका वाटसन एंड क्रिक का बताना है। ये आपकी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसको बताया है कि कैसे आपका डबल हेलिकल, उसने यहाँ की रेडियस भी बताई है, एंगस्ट्रॉम कितने एंगस्ट्रॉम है, कितने बेस पेयर होते हैं एक पूरे राउंड में कितने, तो उसने वाटसन एंड क्रिक ने अपना एक अच्छा सा मॉडल दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें अपने सेक्शन नंबर सी की, तो वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको 5 में से, और एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। देखो आपको बताना है कि जो ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, आपको ये सब बताना है। जो भी आपकी शेल्स होती हैं उनके बाहर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप्स की जो ड्रग्स है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, देन उसको उससे बाइंड करते हैं, और उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर वो होता है। तो आपको ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन बताना है, किस तरीके से कोई भी जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो ड्रग्स के साथ बाइंड करेगा। व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शन को। बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जो काम नहीं करती, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टेम्परेचर भी होता है बॉडी में जो ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, बॉडी का टेम्परेचर है। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रग रिसेप्टर के बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीमर्स। आपको बताने हैं पॉलीमर्स होते क्या हैं। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके आपके पॉलीमर्स बनाते हैं। उसके बाद डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। आपको पॉलीमर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टर्स होते हैं, क्या वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का आपको क्लासिफिकेशन बताना है, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीमर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर, डिस्कस देयर रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन। देखो जब हम एंजाइम्स पढ़ते हैं तो उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको को एंजाइम्स बताने हैं एंड कोफैक्टर्स बताने हैं। कोएंजाइम्स तो आपका एंजाइम का ही पार्ट हो गया। कोफैक्टर वो वाले फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई भी रिएक्शन चलती है एंजाइम की हमारी बॉडी में, कोफैक्टर्स आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। डिस्कस देयर बायोलॉजिकल रोल इन एक्शन। देखो एंजाइम्स और ये सारे क्या होते हैं, कोफैक्टर मिलके काम करते हैं। अगर किसी भी बॉडी में कुछ भी रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे अगर ड्रग्स भी बॉडी में एंटर करती है तो उसको जो उसका रोल होता है अंदर जाके वो सब एंजाइम्स की मदद से ही होता है, ठीक है। एंजाइम भी रिसेप्टर की तरह काम करेगा बॉडी के अंदर। तो आपको बायोलॉजिकल रोल बताने हैं एंजाइम्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। आपको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बताना है और उसका मैकेनिज्म बताना है कि वो जो आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है प्रोटीन की, उसमें उसकी प्रेजेंस में जो भी वो रिएक्शन करता है वो पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक डाई,
ठीक है, आपको जो सिंथेटिक डाई होती है, जो मैन मेड, जो आर्टिफिशियल डाई होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताना है। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो रिंग स्ट्रक्चर होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट शॉर्ट नोट है पॉलीयूरेथीन। आपको पॉलीयूरेथीन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो गाइज ये हमारा पूरा था CCS यूनिवर्सिटी का जो BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है। थैंक यू गाइज।